मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन जितनी भी ख़राब हो जाए, आपके तीन ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि चलते रहेंगे। नंबर वन हेल्थ, नंबर टू एजुकेशन और नंबर थ्री फूड। हेल्थ और एजुकेशन दोनों कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है उसके लिए। फूड एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए रिलेटिवली आपको कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो हमने आज सोचा कि हम एक वीडियो बनाएं जिसमें आपको बताएं कि आप अगर एक फ़ूड का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक कैफ़े, रेस्टोरेंट, टेक आउट, इस तरह का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और चीज़ें कहाँ से ख़रीदनी है। सो हमारे साथ मौजूद हैं अली, जो कि अपना एक कैफ़े चलाते हैं DHL लाहौर में। तो हमने सोचा हम इनके साथ बैठें और डिस्कस करें। अली, थैंक यू। थोड़ा बताइए मुझे, आपने कब स्टार्ट किया, आपका बिज़नेस का नाम क्या है और आप किस टाइप ऑफ फूड बिज़नेस में आप हैं? ये जवाब भी मैंने स्टार्ट लिया था, मुझे 18 फरवरी को मुझे पूरा साल हो गया था अच्छा अच्छा। ये इस बिज़नेस स्टार्ट किए हुए। तो मेरा मेन जो इसकी डेरिवेशन थी वो मुझे ख़ुद बचपन से शौक़ था कुकिंग का और नई रेसिपीज़ ट्राई करने का। तो वो बेसिकली मेरी मेन डेरिवेशन थी। और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था कि रेस्टोरेंट कैसे होता है, क्या होता है। वो इस फील्ड में आने के बाद मुझे पता चला था। मैं देख रहा हूँ कि आपकी जगह जो है बिल्कुल एक रेजिडेंशियल DHA के ऑलमोस्ट सेंटर में ही है। सही। सो जगह कितनी इंपॉर्टेंट होती है और एक जगह चूज़ करने में आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है और कि आप कौन सी जगह लें, कौन सी जगह ना लें? इसमें ऐसे कि जो जगह होती है वो नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम पहले थे मेन मार्केट में बैठे हुए थे। तो उस टाइम हमारा टोटल टेक अवे प्रोसेस था। उधर हमें बहुत फ़ायदा होता क्योंकि जो वॉकिंग क्लाइंट्स थे वो हमारी तादाद बहुत अच्छी होती थी। हर दूसरा बंदा जो गुजरा उसने भूख लगनी, शॉपिंग कर, ऑब्वियस सी बात है उसको भूख लगनी, उसने हमारे पास आना है। तो इधर आके हमें डिफ़िकल्टी यही फेस हुई थी कि हम अंदर आके बैठ गए थे। बट अगेन इसमें हमें एक फ़ायदा, ये जो प्लस पॉइंट था वो ये था कि हमारे पास सिटिंग आ गई। वहाँ पे सिटिंग नहीं थी तो फैमिलीज़ बहुत डिस्टर्ब होती थी। ठीक है। सो आप मुझे ये बताएं कि फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको टेक अवे स्टार्ट करना चाहिए या डाइनिंग से डायरेक्टली स्टार्ट करना चाहिए, और दोनों में कितना फ़र्क होता है वैसे? आपने अगर ज़्यादा पैसे इवेंचुअली आपके डाइनिंग पे ही लगेंगे, लेकिन आप अगर एग्जैक्टली। देखने वाले, लेट्स से अगर कोई अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है फूड का, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? क्या उनको सिर्फ टेक अवे से स्टार्ट करना चाहिए या डायरेक्टली डाइन इन कर लेना चाहिए? मैं इसका ऑनेस्टली जवाब दूँ तो मैं समझता हूँ बंदे की जेब कितनी है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि प्रेफरेबली अगर आपको बिल्कुल नहीं आइडिया ना कि फूड बिज़नेस क्या है, आई थिंक यू शुड स्टार्ट विद टेकअवेज़। ठीक है। क्योंकि उसमें आपकी कॉस्ट इनिशियल बहुत कम हो जाती है। सेटअप छोटा होता है, बंदे छोटे होते हैं और आपने बस पैक करके चीज़ देनी होती है। आपको बाकी एक्स्ट्रा लाइटिंग और वो चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आई वुड प्रेफर कि आप एक टेक अवे शुरू करें। बट अगर आपको लगता है कि आप इतना जेब है आपकी कि आप कल को उसके अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, देन प्रमोशन आप उसकी उस लिहाज से कर सकते हैं, देन यू शुड स्टार्ट विद द डाइनिंग एंड टेक अवे बोथ। ठीक है। जगह चूज़ करते वक्त लेट्स से आप जब ये जगह देख रहे थे, क्योंकि फूड बिजनेस वाले रेंट पे ही जगह लेते हैं। सो एग्जैक्टली। आप लेट्स से कोई जाता है रेंट पे एक जगह चूज़ करने के लिए, सो उसको किस किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हों तो वो जगह उसके लिए आइडियल है? देखिए, मेन रिक्वायरमेंट तो होती है गैस की, वो ख़त्म हो गई क्योंकि हम लोगों को मिलती नहीं है। हमें एलपीजी सिलेंडर यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है। सेकंड आती है जो आपका ग्राहक है वो पार्किंग डिस्टर्ब ना हो। ठीक हमारे है। पास यहाँ पे अपने फ्रंट पे ऑलमोस्ट 4 गाड़ियाँ पार्क करने की जगह है और साथ और जगह है, तो आप कह लें कि 18-19 गाड़ियाँ आराम से लग सकती हैं यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि बाकी अगर आप मेन पे जाएँ, किसी मेन हब पे जाएँ, वहाँ पे पार्किंग आप जो मर्ज़ी करें नहीं मिलेगी, तो लोग डिस्टर्ब होंगे। ये दिस इज़ द केस जब आपके पास टेक अवे वाला, आपने टेक अवे करना हो क्योंकि वेटिंग होती है, टाइम लगता है। तो मैं तो आई वुड सजेस्ट कि जिसके पास, पार्किंग। एग्जैक्टली, सो पार्किंग, नंबर टू पार्किंग आपका गैस, जो नंबर कि तो गैस आजकल है। वैसे ही सेकेंडली कम है। आपका आप समझें कि आपने जगह के लिहाज से देखना होता है, क्योंकि आपके किचन की ना सर्टेन कंडीशंस होती हैं, क्योंकि आपने उसमें एक हीटिंग प्रोसेस होता है, आपने वेंटिलेशन उसमें करवानी होती है। अब फॉर इंस्टेंस आपके बैक साइड पे एक वॉल है, तो उधर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका वेंटिलेशन प्रोसेस नहीं होगा। जो किचन में बंदा होगा उसने बेचारे ने गर्मी से मर जाना है। पाकिस्तान में माशाल्लाह गर्मी का तो आपको अंदाज़ा है ही है। बिल्कुल। तो ठीक है। ये एक मेन चीज़ आती है कि आपने वेंटिलेशन, देन आपने इधर पाकिस्तान में एरिया के लिहाज से बहुत चीज़ें होती हैं कि कितना बड़ा एरिया है, उस लिहाज से आपको हर चीज़, टैक्स शैक्स, हर चीज़ उस लिहाज से देना पड़ता है आपको। ठीक है। पानी के कनेक्शन कोई स्पेसिफिक ज़्यादा अमाउंट के चाहिए होता है या देखिए, सेम, या? पानी का हमें ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि हमारे बर्तन धुल रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम ना कुछ ऐसा काम करें तो हमारे दिन के हर 2 मिनट बाद प्लेट धुलनी होती है, स्पेशली जो हमारे इधर क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए। हमारा डाइनिंग है तो हमारे पास बर्तन धोने की बहुत,
टेक अवेज को उस लिहाज थोड़ा कम होता है, क्यों? क्योंकि उनकी वॉशिंग बस हाथ धोने होते हैं या इस तरह काम करना होता है, बट इन अ रेस्टोरेंट फील्ड वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू, नो डाउट। ठीक है, ठीक हो गया। आते हैं थोड़ा सा कॉस्ट की तरफ। एक ओवरऑल एक बॉल पार्क फिगर आप दे सकते हैं कि लेट्स से जितना आपका सेटअप है, आई गेस यहाँ पर रफली 15 से 20 लोगों का सिटिंग हो सकती है। सो अगर किसी ने अगर आपकी तरह का सेटअप बनाना है फास्ट फूड का, उस पर रफली पूरी कॉस्ट इक्विपमेंट की, फर्नीचर की और सारी चीज़ों की कॉस्ट कितनी आती है? रफली बॉल पार्क आप अगर आप बता सकें, क्योंकि वही होता है ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही एग्जैक्टली मीठा होगा। लेकिन आप एक टेक अवे की भी अगर एक बॉल पार्क फिगर बता सकें, ताकि लोग कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं फूड के बिज़नेस में, तो उनको पता हो कि अच्छा इतना मुझे बजट रखना चाहिए इस चीज़ के लिए, जिसके अंदर आपकी रनिंग 1 महीने या 2 महीने की रनिंग कॉस्ट भी इंक्लूडेड होगी, तो वो क्या होगी? अगर मैं इस तरह इसको पुट करूँ तो कॉस्ट जो होती है ना वो आपकी स्पेस पे बहुत मैटर करती है। एंड देन अगर आपने टेक अवे भी करना है तो अंदर की कंडीशंस कैसी हैं जिस जगह पे आप शिफ्ट हो रहे हो, वो आपकी कॉस्ट उससे इंक्रीज़ भी होती है, डिक्रीज़ भी होती है। फॉर इंस्टेंस आपको जो भी पिछला आपका टेनेंट छोड़ के गया था उसका नो डाउट उसने अच्छा छोड़ के चला गया, वाइट वॉश हुआ, बहुत फ़र्क पड़ता है। रेस्टोरेंट इक्विपमेंट जो होता है वो मेन कॉस्ट होती है आपकी, क्योंकि वो लाखों में टच करता है। एक रफ़ अगर मैं आपको बजट बताऊं, बेसिक्स जो होती हैं उसका भी एक रफ़ बताऊं तो इट्स अराउंड 35 to 40 lakhs सिर्फ इक्विपमेंट की? एक ओनली इक्विपमेंट्स। ठीक है। अगर आप अच्छा लो, अगर आप सस्ते वाला जो लोकल मैन्युफैक्चर्ड होते हैं तो वही हाफ कॉस्ट पे रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ठीक हो यूज्ड गया। भी अगेन हाफ में चले जाती है कॉस्ट। ठीक है, ठीक हो गया। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक बॉल पार्क फिगर इक्विपमेंट अंदर का जितना आपका सेटअप है, सेटिंग वगैरह और आपका स्टार्ट का रेंट और ये सारी चीज़ें मिला के सब मेरे अराउंड 5 मिलियन के करीब, 5 से 6 छः मिलियन के मिलियन, करीब 6-6.5 में मिलियन रफ बिजनेस अराउंड। डाइन इन का स्टार्ट किया जा सकता है। एग्जैक्टली, एक स्मॉल डाइनिंग प्लेस। सो टेक अवे तकरीबन आप 4 मिलियन से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी, अगर एग्जैक्टली। आपने लाहौर जैसे शहर में हाँ अगर जी, आपने 3 to 4 स्टार्ट करना मिलियन। है। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ, हम लोग जो रेस्टोरेंट इक्विपमेंट है उसके पे तो हम लोग बाद में आएंगे, लेकिन हम लोग बात कर रहे थे स्पेस की, रेंट की। तो आप अगर एक कमर्शियल स्पेस देख रहे हैं रेस्टोरेंट का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, तो ओलेक्स के प्रॉपर्टी फॉर रेंट के सेक्शन में जाइएगा। वहाँ पर हमारी एक सब कैटेगरी है शॉप्स की, जहाँ पर आप डिफरेंट इस तरह की शॉप्स देख सकते हैं, जहाँ पर अपना पोटेंशियल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो वापस आते हैं सवाल की तरफ। अली मुझे ये बताएं कि पीछे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपके कुछ FBR के सर्टिफिकेट लगा हुआ है, फूड एंड ड्रिंक अथॉरिटी अगर फूड अथॉरिटी कंट्रोलमेंट का। बोर्ड का लगा हुआ है, और हाँ एक जी, फूड। फॉर्म सो सी लगा सो हुआ है। ये इसके बारे में आप थोड़ा बताते हैं कि ये कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि एक रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट ज़रूरी होती हाँ हैं? जी, देखिए फूड की जो मेन रिक्वायरमेंट होती है ना वो लाइसेंस होता है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि हम कैंट बोर्ड के अंडर आते हैं, हम कैंट की लिमिट्स में बैठे हैं, तो हमें वॉल्टन कैंट बोर्ड आता है। वॉल्टन कैंट बोर्ड भी आता है पंजाब फूड अथॉरिटी के अंदर। ठीक मेन है। रेगुलेशन वही है, बट हम उनके सब कैटेगरी में आते हैं, तो उनसे लाइसेंस लेना हमें बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। अगर वो नहीं होंगे तो आप जहाँ भी फूड का बिज़नेस स्टार्ट करेंगे उन्होंने आपको रोज़ आके या चालान काटेंगे या आपका बिज़नेस सील करके चले जाएंगे। ठीक है। ये ठीक हो मेन गया। परमिशन होती है। रफली जो लाइसेंस होते हैं उसकी कॉस्ट कितनी होती है? लाइसेंस की कॉस्ट ना एरिया वाइज होती है कि आपने मरले पे किया है, 2 मरले पे किया है, कनाल पे किया है, वो कॉस्ट उस पर वेरी करती है। ठीक है। It's starts from somewhere around 20-25,000 and it reaches up to around 60 सो ये 70,000। लाइसेंस 1 साल का होता है? हाँ जी, ये हर साल रिन्यू सेम अमाउंट पे आपको रिन्यू करना नहीं, पड़ता है, उसकी रिन्यूअल फीस पाकिस्तान होती में है? ये कि आज कुछ प्राइस होती है, कल दूसरी प्राइस अच्छा, होती है। ठीक है। तो ठीक हो गया। जो जितना वो बढ़ा देंगे हमारी मजबूरी बन जाएगी वो करना। बेसिकली जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं ना, दे गिव यू लिस्ट जिसमें हर चीज़ मेंशन होती है कि फॉर इंस्टेंस आपकी सफाई किस तरह की हो, ऑयल का एक ख़ास टेम्परेचर होता है, देन उसकी एक लाइफ होती है, उस लाइफ को आप ओवरगो ना करो। वो तो इवन आप नीचे मकड़ी मरी हुई है, कॉकरोच मरा हुआ है, उस पर भी आके आप चलान कर सकते हैं, या आपके टेबल पे यूँ निशान पड़ा उस पर भी चलान कर देंगे कि भाई सफाई नहीं है। ठीक है। वो ठीक हो गया। कह लें कि आपने एक सुई से लेके हर ऊपर आपकी एंड फूड प्रोडक्ट जो होता है, एंड प्रोडक्ट होता है, वहाँ तक जो थोड़ा बहुत मसला आएगा उस पर दे कैन ईजिली फाइंड यू। ठीक है। ठीक हो गया। फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर परस्पेक्टिव आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है? कि POS सॉफ्टवेयर होते हैं या कोई हाँ जी। स्पेसिफिक फूड इंडस्ट्री के अपने कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं? POS सॉफ्टवेयर होता है, फूड का एक अपना होता है जिसमें आपको हर चीज़ ऑब्वियसली बात है, पंच आपको करना पड़ता है, एक ऑर्डर है पंच करना पड़ता है, तो मेन बैक एंड सॉफ्टवेयर एक होता है, बट उसमें एक आप वेरिएशन चेंज करा सकते हो कि यार मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, मैंने ये ऐड करवाना है, तो वो उस लिहाज से होता है। ये FBR से रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर होते हैं सारे। उसकी रफली कॉस्ट कितनी होती है?
अगर आप बिल्कुल बेसिक पकड़ते हैं इट्स अराउंड 25-30,000 और उसमें जितना गुड़ डालोगे उतनी कॉस्ट बढ़ती रहेगी। ठीक है। सो ये वाले जो सॉफ्टवेयर हैं ये भी आप इसके जो डेवलपर्स होते हैं उनको कांटेक्ट कर सकते हैं OLX पे। OLX में सर्विसेज की कैटेगरी में वेब एंड IT की सब कैटेगरी है, वहाँ पर जाके आप POS सॉफ्टवेयर के डिफरेंट जो वेंडर्स हैं उनके साथ आप कांटेक्ट करके आप वो प्रोक्योर कर सकते हैं। सो मैन पावर पे आते हैं थोड़ा, क्योंकि आपको लोग भी चाहिए, आपको हर बंदा, आप जैसे आपने बोला कि आपको रेसिपीज़ का शौक था, लेकिन सारा काम तो बंदा खुद नहीं कर सकता, आपने तो बिज़नेस चलाना है, आपने खाना नहीं बनाना। सो रफली आपके बिज़नेस में आपने कितने लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है? देखिए फ़िलहाल अगर मैं किचन की बात करूँ तो किचन में मेरे पास 3 लोग हैं। ठीक है, नीचे फिर मेरे पास किचन में जो तीसरा बंदा है वो मैं नीचे वेटर के लिए भी यूज़ करता हूँ, ऊपर किचन के कुक भी है वो, उसको मैं ड्यूल प्रोस्पेक्टिव पे रखा था कि इधर इधर भी आए ऊपर भी काम करे। ठीक है। देन ये मेरे एक सुपरवाइज़र भी है मेरे पास, मैं खुद भी वही काम करता हूँ, नीचे ऊपर मैं किचन में भी काम करता हूँ, मैंने किया हुआ भी है, अकेले पूरा मैनेज किया हुआ है। तो अगर आपका स्मॉल स्केल पे एक बंदा भी मोर देन इनफ होता है, बट अगर आपको पता है कि आपके डेली हर 2 मिनट बाद ऑर्डर निकल रहा है, देन इट डिपेंड्स कि आपके ऑर्डर कितने निकल रहे हैं डेली। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, सो डिलीवरी पे आते हैं, डिलीवरीज आप करते होंगे ज़रूर। सो आप डिलीवरी राइडर्स आपने खुद रखे हुए हैं या आप डिलीवरी के हमारे राइडर्स हैं, राइडर हमारे अपने, हमने यहाँ पे बेसिकली एक बड़ा फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाया हुआ है कि कोई इसमें कुक नहीं है, अगर मैं ओनर नहीं हूँ, मैं कुक भी हूँ, मैं डिलीवरी वाला भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ। ठीक है। हमने ये सारा आपस में मिल बांट के किया हुआ है, जो अवेलेबल होगा वो जाकर डिलीवरी दे आएगा। बाइक्स मेरी अपनी है, लड़के फिर उस लिहाज से शिफ्टिंग होती रहती है। ठीक है। सो वैसे अपना राइडर रखने और एक फूड डिलीवरी कंपनी जो होती है, उन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, दोनों के क्या नुकसान हैं, दोनों के क्या फ़ायदे हैं? अपने ऑनेस्टली बताऊँ तो अपने राइडर का आपको हमेशा एज होता है, लेकिन जो फूड डिलीवरी कंपनीज है ना, उनका एज क्या है, आपका वहाँ पे लिस्टिंग। जब आप वहाँ पे लिस्ट होते हैं ना, ऐसे मैं प्रमोट करूँगा लोगों पे अलग आएगा, लेकिन एक प्रॉपर फूड उसके ऊपर आएगा आपका नाम, तो लोग कहेंगे यार ट्राई करते हैं, इस जगह तक पहुँचा है, कोई पता नहीं अच्छा हो। हमारे एक मेंटेलिटी ऐसी है कि हम वो प्रेफर करते हैं, जाके खुद नहीं हम करते। तो एज बस यही है कि आपकी प्रमोशन होती है अगर आप लिस्टेड हो, राइडर का कोई उसमें फ़र्क नहीं आता। ठीक है। सो मतलब आप एक फूड डिलीवरी बिजनेस के साथ ना करने की एक रीज़न सिर्फ कॉस्ट ही होगी आपकी। एग्जैक्टली आप उनको एडिशनल, यू हैव टू पे एडिशनल टू देम बस। ठीक है। सो हम लोग राइडर्स और मैन पावर की बात कर रहे थे, तो अगर अपने फूड बिजनेस के लिए अगर लोगों को हायर करना चाहते हैं, सो अगेन मैं आप लोगों को बोलूँगा कि OLX को आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे जॉब का सेक्शन है जहाँ पर आप कुक, ड्राइवर, राइडर, इवन राइडर की बाइक, सारी चीज़ें आप बाइक के सेक्शन में ले सकते हैं। अगर आपने बाइक लेना है, अगर लोग हायर करने हैं, तो आप जॉब्स के सेक्शन में जाके रेलेवेंट कैटेगरी में अपना ऐड लगा के लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस की तरफ। अच्छा, एक बड़ा चीज़ है जो कि मैं सुनने को काफ़ी आई है, पता नहीं सच है या झूठ है, सुनने में आया है कि ये वाली जो फील्ड है आपकी, इसके अंदर जिन लोगों को आप हायर करते हैं वो ज़्यादा अरसा टिकते नहीं हैं। वो लोग लेट्स से कुक आया आपके पास, उसने 3 महीने काम किया, एक चीज़ सीखी, एक रेसिपी सीखी और उसके बाद कहीं और चला गया। क्या ये सच है, और अगर सच है तो उसको किस तरह से रोका जा सकता है? ये बात बिल्कुल सच है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे जितने मेरे पास वर्कर्स आए हैं ना, ये सारे आते ही इस मकसद के हैं कि स्टार्ट ऑफ फ्रॉम अ लो सैलरी, सीखते हैं, एक अच्छी सैलरी पे आते हैं, और जिस दिन वो अच्छी सैलरी पे आ जाएंगे उनको पता चल जाएगा कि आज मैंने काम सीख लिया है, मुझे जहाँ भी जाऊँगा मुझे पता है, वो यहाँ से रेसिपी उठा के दूसरी जगह ले जाएंगे, जहाँ पे उस रेसिपी को एक्चुअली सेल आउट कर देंगे कि यार ये रेसिपी मैंने वहाँ सीखी हुई है, मज़ा ना आया तो मुझे तनख्वाह ना देना। ठीक है, ठीक है। चले चलते हैं किचन की तरफ, वहाँ पर आपके इक्विपमेंट के बारे में थोड़ी बात करते हैं। अच्छा, हम लोग किचन आ गए हैं। सो अली, मुझे ये बताएं कि मैं यहाँ पर देख रहा था काफ़ी स्टॉक पड़ा हुआ था आपका। सो स्टॉक के लिहाज से आपको कितने अरसे का स्टॉक रखना चाहिए आइडियली? अगर मैं आपको बताऊं तो स्टॉक जो होता है ना, वो चीज़ जो जितनी भी चीज़ें होती हैं उस पर वेरी करता है। हर चीज़ का अपना अपना एक टाइम लिमिट होता है कि इस टाइम पे इसकी एक्सपायरेशन है, इस पे उसकी है। तो रफली कह लें हर डेली सॉसेस डेली बनती हैं, अब ये डेली एक्सपायर होने का डर होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप महीना भी रख सकते हो, 2 महीने भी रख सकते हो। ठीक है। तो वो वेरी करता है प्रोडक्ट कौन सा है। ठीक है। अच्छा, इंपोर्ट पे आजकल बैन लगा हुआ है, सो उसकी वजह से आपके इंग्रेडिएंट्स पे कोई इम्पैक्ट पड़ा है, उसका फिर आप क्या हल निकालते हैं? इंग्रेडिएंट्स पे इफेक्ट पड़ा, ऑब्वियसली बात है। हमारी सॉसेस जो थी हम इन हाउस बनाते हैं, तो हम लोग लोकल नहीं यूज़ करते थे चीज़ें, अब हमें लोकल पे आने में मजबूर हो रहा है। लोकल हमें महंगी पड़ती हैं एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। अच्छा। जो अच्छी कंपनीज, अगर आप जो हल्की लो तो वो तो कहने को
1000 रुपये का लेकिन फ़र्क आ quality पे जाएगा भी ये, impact लेकिन आएगा। क्वालिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होगा। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं ऊपर आते वक्त देख रहा था कि आपके 3-4 सिलेंडर्स पड़े हुए थे वहाँ पर। सो गैस का यूजुअली आपको किस तरह के सिलेंडर्स लेने चाहिए, कितने कैपेसिटी के सिलेंडर लेने चाहिए, और एक सिलेंडर यूजुअली कितना टाइम कर लेते हैं और उसकी कॉस्ट कितनी होती है? ये सिलेंडर जो हमने तो रखे हुए हैं 4 सिलेंडर, ठीक है। हमें फ़ायदा ये होता है कि हम इसको 2-1 हफ़्ते निकाल जाते हैं। निकलता नहीं है, डिपेंड करता है आपकी यूसेज कितनी है। अगर आप हमारा फॉर इंस्टेंस 13 घंटे का यहाँ पे टाइम है रेस्टोरेंट का, तो 13 आवर्स अगर आप इसको चला के रखोगे तो मैं कहता हूँ तीसरे दिन आपका ख़त्म हो जाएगा सिलेंडर। ठीक है। हर तीसरे दिन आपको सिलेंडर नया डालना पड़ता है। ये 45 केजीज़ के सिलेंडर्स होते हैं, ये सर्टिफिकेशन सारी इनकी होती है। तो इसमें ऐसे होता है कि ये हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज़ कि हम कस्टमर जब नीचे हमारे पास आते हैं ना, या बाहर गाड़ी में, उनको टाइम लगता है 5 से 10 मिनट कि वो यार वो सोचेंगे क्या ऑर्डर करना, उतनी देर में हम इक्विपमेंट ऑन तब कर लेते हैं, वरना हम इक्विपमेंट ऑफ कर देते हैं। उस पे एजे के ऊपर जो किचन में होते हैं उनके लिए डेंजर भी कोई नहीं है कि गैस लीक हो जाए, वो हो जाए। और फिर दूसरा होता है कि हमारा गैस बच रही है। सबसे महंगा खर्चा हमारा गैस का है, 13 to 14,000 पर सिलेंडर राइट नाउ। ठीक है, ठीक हो गया। तो कॉस्ट बहुत ऊपर जा रही है। आई स्टार्टेड इट विद 7,000, अच्छा, डबल कॉस्ट होगी ठीक है, 1 साल के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, इक्विपमेंट की तरफ आते हैं। थोड़ा सा आप इक्विपमेंट का बताइएगा कि क्या क्या इक्विपमेंट है यहाँ पर आपके पास, और इस इक्विपमेंट में लेट्स से अगर कोई बिल्कुल ही एक छोटे सेटअप से स्टार्ट करना चाह रहा है टेक अवे का, हाँ जी। और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा, तो उसको कौन कौन से इक्विपमेंट इसमें से खरीदना चाहिए टू स्टार्ट ऑफ, एंड देन स्लोली कौन कौन से इक्विपमेंट फिर बिल्डअप करना चाहिए उसके ऊपर? हमारे पास ना बेसिक ही सारे पड़े हुए हैं। जैसे फॉर ठीक इंस्टेंस है। दिस इज़ पिज़्ज़ा ओवन, ये हमारा है। पिज़्ज़ा ओवन होता है। वो हमारा स्टोव होता है, फ्रायर पड़ा है, उसके बाद हमारा हॉट प्लेट पड़ा है, फिर हमारी ग्रिल पड़ी है। ये हमारी बेसिक्स हैं। ठीक है। ग्रिल को आप कर सकते हो मिनिमाइज़, अगर आपने ग्रिल मतलब प्रोडक्ट नहीं ग्रिल डाला हुआ आपने। ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस हमारे पास तो ग्रिल चिकन होता है, तो हमें ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ की। ग्रिल बर्गर उसमें भी हमारी ज़रूरत पड़ती है, स्टेक्स हैं उसमें ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने इस तरह की आइटम रखनी तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। हॉट प्लेट और फ्रायर आपकी फास्ट फूड के अंदर मेन चीज़ है। ठीक है। ये ऑप्शनल होता है ओवन, अगर पिज़्ज़ा आपने ओवन पिज़्ज़ा जो करना है तो। वरना अगर नहीं करना तो इट्स अराउंड 2-2.5 लाख रुपए का ओवन होता है ये नया जो ठीक है। है, ठीक तो है। ये आपकी कॉस्ट रिड्यूस कर देता है। ठीक है। ये प्रिपरेशन टेबल है, ये हमारा हमने खुद रखा हुआ है, ये ज़रूरी नहीं होता इसमें, क्योंकि हमें आसानी है कि यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे अंदर आ जाती हैं। तो जो भी लड़का होगा उसके लिए आसानी है बनाने के ठीक है, लिए। ठीक है। अक्सर जगह पे ये नहीं यूज़ होता, लेकिन हम इसको प्रेफर करते हैं कि ये चीज़ अच्छी ठीक है। फ्रीजर्स और चिलर्स की रफली कितनी रिक्वायरमेंट होती है, आपको कितना रखना देखिए, चाहिए? हमेशा मैं प्रेफर करूँगा 2 होने चाहिए। ठीक एक है। आपका जो स्टॉक होता है जहाँ पे आप स्टोर करना है, उसको आप हमेशा ताला लगा के रखें, क्योंकि है। यहाँ पे आगे पीछे होते हैं, आपको पता नहीं चलता ठीक है। अनलेस अनटिल आप किचन के अंदर है। ठीक दूसरा ओपन है, जिसमें आप कुछ खुले रखते हो, फ्रोजन आइटम्स होते हैं, आप कुछ डीफ्रोस्ट करके उसको लो टेम्परेचर पे रख दो, ठीक है। ताकि फौरी आपका काम हो जाए। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, इक्विपमेंट जो है ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड है या इम्पोर्टेड है? जो ये सारे नज़र आ रहे हैं ये लोकल है सारे। ठीक ये है। यूएसए का है, जो मेरा ओवन है यूएसए से इम्पोर्ट कराया हुआ है। आपका हॉट प्लेट, फ्रायर और जो स्टोव है, ये ये सारे लोकल मेड हैं। ठीक ये है। जो है ये इम्पोर्टेड है, यूएसए से इम्पोर्टेड, टेक्सास का ये। ठीक है, ठीक हो गया। सो व्यूअर्स, आप लोग अगर ये इक्विपमेंट देखना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो अगेन ओएलएक्स के बिजनेस इंडस्ट्रियल का जो कैटेगरी है, वहाँ पर फूड की एक सब कैटेगरी है, वहाँ पर ये सारे आइटम्स अवेलेबल हैं, वो आप ख़रीद सकते हैं वहाँ से। अच्छा अली, थोड़ा मुश्किल सवाल पूछने वाला हूँ मैं आपसे। मुझे बताएं कि अगर फ़ास्ट फूड का बिज़नेस है, तो फ़ास्ट फूड के कैफ़े के बिज़नेस में रफली, एग्जैक्ट नंबर मैं आपसे नहीं पूछूंगा, रफली एक आइटम पे परसेंटेज वाइज प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? कि लेट्स से आप अगर हाइपोथेटिकली अगर आप 10 रुपये का बर्गर बेच रहे हैं, तो उसमें आपका प्रॉफिट कितना होता है? वो ऐसे है ना कि आपकी हर चीज़ पे डिपेंड करता है, जितने आपके आइटम्स होंगे वो कॉस्ट वेरी करती रहती है। अब अगर मैं एक रफ़ दूं, तो अगर मेरा अपनी मैं बात करूं, बाहर ब्रांड्स और उनकी बात नहीं कर, अपनी मैं बात करूं, तो मेरा एक, अगर मैं 10 रुपये का बर्गर बेच रहा हूँ, मुझे उसमें 2.5 रुपये भी नहीं बच रहा, 2-2.5 रुपये के इन बिटवीन मुझे बच रहा है, क्योंकि मैंने कॉस्ट नहीं चेंज की, महंगाई बहुत ऊपर चली गई है, तो मेरी परसेंटेज अपनी बहुत कम हो गई है। ठीक है, ठीक है। सो अराउंड मतलब 25% आप कह सकते हैं ऑन एन एवरेज। On an average, I can say 20%. I can say 20-25%. 20%. On the highest, I can say 30%. ठीक है, ठीक है। लेकिन For me right now, for me right now. ठीक है, वो आपकी डिपेंड करता है आप क्या कॉस्टिंग इनिशियली आप करते हो। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ फिर मुझे सुनने को मिली थी, मैंने कहा मैं ये आपसे सुनते सवाल बहुत हैं आप। पूछूंगा। वो ये था कि एक आइटम है जिसके बारे में बड़ा मशहूर है कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, वो है मिंट मार्गरीटा। क्या ये सच है या नहीं? ये बहुत सच बात है क्योंकि इसमें आपके इनिशियल इंग्रेडिएंट्स कोई नहीं है, इसमें आप समझें कि आपको ऑलमोस्ट 90% फ़ायदा हो जाता है। ठीक है। सो अगर हाई
प्रॉफिट मार्जिन वाले कोई आइटम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो मिंट मार्गरीटा है। आप मेरे ख्याल जूसेस हो में गए, शेक्स हो गए, juices, ये shakes, आपके प्रॉफिट है 80 to 90% प्रॉफिट वाला। ठीक है। सो मतलब आप अपने मेन्यू के अंदर आइटम्स इस तरह के हाँ जी, ऐड कर सकते हैं जो कि आपके प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा एग्जैक्टली, सकते ये हैं। आपके साइड हसल बचा देती है। ठीक है, थैंक यू अली। यहाँ पर आखिर में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि एक कैनेडियन कॉफ़ी ब्रांड के बाहर लाइनें लग गई थी। सो हम लोग आपको ये बताना चाहेंगे कि आप अली जैसे जो बिजनेसेस हैं, जो कि स्मॉल फूड बिजनेसेस हैं, उनको प्रमोट करें। जो कि लोकल बिजनेसेस हैं उनके बाहर आप लाइंस लगाएं। बिल्कुल आप जाएं कॉफ़ी ख़रीदने के लिए भी लाइन लगाएं, लेकिन इनके बाहर भी लाइन लगाएं क्योंकि ये होम ग्रोन बिजनेसेस हैं। इनको आप प्रमोट करें। हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि आप इस कंटेंट के बारे में क्या सोचते हैं। आप अगर ये बिज़नेस कर रहे हैं या बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अगर इसके बारे में हमारे साथ कोई अपनी राय शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।